SST स्टडी टाइम पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करने वाले हैं अगला लेसन गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने इसके पहले का जो चैप्टर है उसको हमने कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो से पूरी तरह लिंक है। तो उसका जो हमने लिंक दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो वीडियो पूरी तरह इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो गोली दर्पण था, तो हम यहीं से फिर से शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए तो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं गोली दर्पण टॉपिक, जो कि हमने कल के वीडियो में हमने देखा हुआ था। तो हम एक बार यहीं से शुरू करेंगे। हमने इसको क्या पढ़ा हुआ था कि यदि किसी कांच की खोखली गोली को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश की जाए। चांदी की पालिश तो अक्सर होती नहीं, क्योंकि वो चोरी हो जाएगी। हमने ये आपको बताया हुआ था। इसलिए लेड ऑक्साइड, जो कि समान मात्रा में उपलब्ध होता है, इसकी कीमत भी अधिक नहीं होती, तो सामान्यतः इसी की जाती है। कलई की जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात हमने कल इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ था कि मान लीजिए कोई एक सर्कुलर, एक पूरी तरह सर्कल के टाइप का अगर कोई गोला है, वो खोखला है अंदर से, ठीक है, और उसको काट कर उसके आधे भाग को काट कर उसके एक तल पे कलई की जाए, चाहे चांदी की पालिश की जाए, चाहे लेड ऑक्साइड की पालिश की जाए। तो अगर उसके एक तल को कलई कर दिया जाए तो उसके जो सामने वाला होगा, उसका जो सामने वाला भाग होगा, वह पूरी तरह वो परावर्तक हो जाएगा, अर्थात वो एक दर्पण का काम करेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि कांच की खोखली गोले काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई की जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली होता है, वो गोली दर्पण कहलाता है। अर्थात गोली दर्पण से ये मतलब है कि उसका जो ये परावर्तक होता है, यह गोला होना चाहिए, यह अर्धगोला। ये देखिए, ये अर्धगोला है। क्यों? इसका जो संपूर्ण भाग था उससे इसको काट के बनाया गया है। तो इसके दो भाग होते हैं। इसको भी मैंने कल आपको बताया हुआ था, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, ये दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपको समझ में आया कि जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ, अर्थात वो कुछ इस प्रकार होता है, वो अंदर की तरफ दबा होता है। और ये होता है उत्तल, जो अगला दिया हुआ है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की पृष्ठ, मतलब ये उपरा हुआ होता है, ठीक इसी की उल्टे तरफ। लेकिन ये जो होती है कलई, ये हमेशा राइट हैंड की साइड पे होती है। तो देखिए, वह गोली पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उपरा होता है, अर्थात उपरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी एग्जाम में कि कौन सा उत्तल होता है, कौन सा अवतल। तो इसके लिए आपको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा अवतल है, ये हमारा उत्तल है। अवतल में आपने क्या पढ़ा कि जो अंदर धसे हुए भाग से जब परावर्तन होता है तो यह अवतल होता है दर्पण, ठीक है, अवतल गोली दर्पण होता है। और उत्तल में क्या होता है, उभरे हुए पार्ट से। देखिए उत्तल में ऊ आ रहा है, उत्तल में ऊ मतलब उठा हुआ। इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आसानी है। ऊ से उठा हुआ। अगर आपका एक रहेगा क्लियर तो दूसरा आपका बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल ऊ से उठा हुआ, उठे हुए भाग से, ये जो आपका भाग उठा हुआ है, जब इससे परावर्तन होता है, जब किसी उठे हुए भाग से होता है परावर्तन, ये देखिए, ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, बीच में आपके अभिलंब होता है। इन सबको हम बहुत अच्छे से डिस्कस हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो ऊ से उठा हुआ और ये अवतल, ये जब आपका एक रहेगा क्लियर तो दूसरा बहुत ही आसानी से हो ही जाएगा। तो इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर दी गई हैं परिभाषाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको भी देखते हैं बारी बारी। पहला क्या है, दर्पण का ध्रुव। पोल ऑफ मिरर,
गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य, क्या गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या गोली दर्पण की, ये जो गोली दर्पण है इसका जो ये मध्य बिंदु होता है इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक अवतल बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, जिसको हम बाहर से लेड ऑक्साइड की कलई कर देते हैं। ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए होता है लागू, तो यहाँ पर हम उत्तल भी बना देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि ये जो उत्तल दर्पण है, सॉरी ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है, ये वाला ये जो मध्य बिंदु है, इसे P से दिखाते हैं। इसे किसे दिखाते हैं? इसे P से दिखाते हैं और इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक। अगला क्या है? अगला है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो गोली दर्पण आपका होता है, जो गोली दर्पण होता है उसके खोखला भाग, उसका एक खोखला भाग जिस गोले का केंद्र होता है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आइए हम इसको देखते हैं फिर से एक फिगर के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक गोला है, ये एक गोला दर्पण है, एक मिरर है। अभी ये एक मिरर है, तो इसका ये जो भाग है हमने इतने को काट लिया है, ठीक है। ये एक खोखला गोला है स्टूडेंट्स, और इसके हमने इतने भाग को हमने इसे काट लिया है। तो इसके इतने भाग को हमने काटने के बाद इसके पीछे हमने कलई की हुई है। तो ये कलई करने के बाद इसकी ये जो सामने वाला भाग है, इसके ये जो सामने वाला भाग है ये हो जाता है परावर्तक पृष्ठ। और जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या कह रहा है कि किसी खोखले गोले का, ये जो खोखला गोला है, किसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ये जो केंद्र है, जैसे ये जो गोला है इसका कुछ न कुछ होगा, ये सेंटर, तो इसका जो केंद्र होता है, ठीक है, खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ये खोखले गोले का ये केंद्र है। इसे हम, ये जो होता है इसे हम P से दिखाते हैं। ये होता है दर्पण का ध्रुव, हमने इसे अभी भी देखा है। तो ये जो केंद्र होता है इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। कि क्या कहते हैं? इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे ठीक ही प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होगा, आप उसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आइए हम देखते हैं अगला टॉपिक। स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण का तो आपने देख लिया, उत्तल दर्पण का भी आप यहाँ देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से होगा इसका फिगर। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, क्या गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम बहुत अच्छे से एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी भी हमने इस फिगर में एक समझा हुआ है टॉपिक। आइए देखते हैं दूसरे टॉपिक को भी इसी फिगर में। तो क्या कह रहे हैं कि किसी खोखले गोले, किसी गोली दर्पण के खोखले ये जो होता है इसकी त्रिज्या, जो खोखले गोले की ये होती है त्रिज्या क्या होती है? ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी, क्या केंद्र को हम C से दिखाते हैं, और ये जो ध्रुव होती है इसे हम P से दिखाते हैं। तो क्या ये C से P वक्रता केंद्र से और यहाँ ध्रुव तक की दूरी को हम R से दिखाएंगे। किससे? R से दिखाएंगे, यही इसकी त्रिज्या होगी। तो क्या कह रहे हैं कि किसी खोखले गोले की त्रिज्या जो होती है वह इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या क्या कहलाएगी? किसी खोखले गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी।
तो ठीक है, इसे हम r से दिखाते हैं, अर्थात c से p के बीच की जो दूरी होती है, c से p के बीच की जो दूरी है उसे r से दिखाते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा अभिलंब है। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा बिंदु पर अभिलंब होती है। इसको तो आपने एक बार देखा ही हुआ है। क्या क्या बोल रहा है कि गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली, जो वक्रता केंद्र से ये मिलाती है। देखिए क्या है, ये जो आपका ये मुख्य अक्ष है, इसी को ये अभिलंब कहते हैं, इसी को हम अभिलंब कहते हैं। अब आते हैं हम मुख्य अक्ष पे। क्या क्या कर रहा है कि गोली दर्पण के ध्रुव जिसे हम P से दिखाते हैं और वक्रता केंद्र जिसे हम C से दिखाते हैं, इन दोनों को हम ऊपर हमने इसको बहुत अच्छे से देखा अभी भी, को मिलाने वाली सीधी रेखा, यानी ये जो P है ये इसे हम P से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो P है और ये जो C है, यानी ये वक्रता केंद्र और ये जो आपका ध्रुव है, इसे मिलाने वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे मिलाने वाली ये जो रेखा होती है, ये जाएगी, ये सीधी आगे तक अनंत तक जाएगी। तो ये जो मिलाने वाली रेखा होती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और C से P के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल उत्तल दोनों इसी प्रकार से होता है। देख लीजिए कि C से P के बीच की जो दूरी होती है उसे R से दिखाते हैं, और ये जो ये केंद्र होता है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ ये जो बिंदु होता है इसे ध्रुव कहते हैं और इसे P से दिखाते हैं, और ये इसको मिला C से P को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सिर्फ लिखने वाली बात। अब आते हैं हम समझने वाली बात पे। ये हमारा हो गया दर्पण उत्तल अवतल दोनों, इसको हम कर लेते हैं गलई। ये हमारा उत्तल अवतल हो गया। ठीक है, तो इसका जो व्यास होगा, व्यास यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, इसका जो व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये जो व्यास होता है इसे इसका द्वारक कहते हैं। कि क्या कहते हैं इसे इसका द्वारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको बहुत आप आसानी से एक बार देखिए और समझिए कि जैसे हम अपने जब घर में जाते हैं तो हम किसी दरवाजे के थ्रू ही जाते हैं, तो उसे हम द्वार कहते हैं, मतलब उसे हम दरवाज़ा कहते हैं या उसे हम गेट कहते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या है तात्पर्य कि जब यहाँ से प्रकाश यहाँ से आएगी तो वो इसके द्वारक से ही जाएगी। क्या, तो ये इसके द्वारक से जाएगी, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसके द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब क्या है मुख्य फोकस। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्या, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, गोली जो दर्पण है इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे ये आपसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए हम इसको एक बार चित्र के माध्यम से देखते हैं। आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बार बना के दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा अवतल हो गया दर्पण। ठीक है, इसके बाहर हम कर लेते हैं एक बार कलई अच्छे से, जिससे ये एक परावर्तक का कार्य करे, और ये हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। क्या, ये हमारा उत्तल दर्पण। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उत्तल और अवतल को हम कैसे पहचान सकते हैं। उत्तल में ऊ आता है तो इसे हम उत्तल कह सकते हैं। जब एक हमारा क्लियर है तो दूसरा भी वो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये क्या है, ये उत्तल, जिसे आप भूले ना और ये आपको समझ में भी आता रहे। तो ये आपका उत्तल है, ये आपका अवतल है, अवतल। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है
इस एक बार हम मुख्य अक्ष को बना लेते हैं। ये हमारा जो मुख्य अक्ष होता है, तो उसमें क्या था, जब बहुत सारी किरणें इस पृष्ठ पे आके यहाँ पर गिरती हैं, बहुत सारी किरणें आके आपतित होती हैं इस पे, ये आके ये भी आपतित हुई, ये भी आके आपतित हुई, तो ये परावर्तित होकर जिस बिंदु पे ये आके सेम ही बिंदु पे, ये जिस पे आके ये आपतित होती हैं, यानी सॉरी, ये जिस पे आके ये परावर्तित होती हैं, ये जो बिंदु है, ये सारी आके जहाँ पे मिल रही हैं, इसे इसका प्रथम फोकस कहेंगे। इसे एफ से दिखाते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? इसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फोकस कहते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी ऐसा ही है। हम इसको भी देख ही लेते हैं। देखिए, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, टकरा रही हैं, आ रही हैं, टकरा रही हैं। ये आएंगी, ये टकराएंगी, और टकराने के पश्चात क्या क्या होगा? ये यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। क्या होंगी? ये यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। क्या होगा? यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। तो ये जब परावर्तित होंगी, तो ये किसी एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या? यहाँ पर ये मिल रही हैं वास्तविक रूप से, लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये इसका प्रथम फोकस का कहलाता है। कौन सा? ये इसका प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, ये इसका प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। हमें यहाँ कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि अवतल दर्पण से अपवर्तित किरणें फोकस पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, वो आभासी रूप से मिलती हैं। ठीक है, अभी हमने ये आपको दिखाया। ये देखिए, जैसे जो हमारा चित्र था, ये मिल रही है, ये हम वास्तविक रूप से मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये आभासी रूप से यहाँ ये मिलती है। ठीक है, ये आभासी रूप से मिलती हैं। अगला हमारा टॉपिक है फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव वो ध्रुव होता है, इसे हम ध्रुव कहते हैं, जो यहाँ पर पी से है, तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या? गोली दर्पण का ध्रुव फोकस, जो मुख्य फोकस अभी भी हमने इसको देखा, इसके बीच की होती है दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। कहाँ से? एफ से लेकर यहाँ की जो दूरी होती है, इसे फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या कह रहा है, ये इसको हम बड़ देखते हैं। मैं सिर्फ एक ही दर्पण बनाऊंगा, आप दूसरे में इसको समझ लीजिएगा। ये जो हमारा उत्तल है, सॉरी ये अवतल है। उत्तल बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाता है, इसलिए हम मेरे मुँह से बार बार उत्तल ही आ रहा है। तो उसमें क्या था, फोकस दूरी कह रहा था ना। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा पी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी होता है। सी से मतलब केंद्र, पी से मतलब ध्रुव, और जहाँ पे समकिरणें आके वो मिल रही थी, उसे हम फोकस कहते हैं। कौन सा? उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। तो कहाँ की ये बोल रहा था कि यहाँ से लेकर, कौन सी? पी से लेकर एफ तक की ये जो दूरी होती है, इसे इसे क्या कहते हैं? इसे फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। किससे? इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। पी से लेके एफ तक की, यानी ध्रुव से लेकर प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम लास्ट टॉपिक वो देखने वाले हैं, वो है फोकस तल। ठीक है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखिए, जो फोकस से गुजरता है, अर्थात मतलब ये जो हमारा ये फोकस है, इसके ये ठीक लंबवत मतलब कि ठीक है, एक सीध में ये गुजरता है, और ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या? सी से पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये हमारा एफ है, जहाँ पर समकिरणें आके मिलती हैं। ये होता है आपका ध्रुव। ठीक है, तो ये जो एफ है, एफ के ठीक लंबवत जो जाती है एक रेखा, और ये जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से होती हुई जाती है, तो इसे फोकस तल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। इसका जो फोकस होता है, ये अंदर की तरफ होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारा ध्रुव है। यहाँ कहीं हमारा जो सी होगा, और ये हमारा मुख्य अक्ष है।
इसके ठीक सीध में एक ये जो रेखा जा रही है इसे फोकस तल कहते हैं और ये अक्ष से होती हुई जा रही है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर भी कीजिएगा, और जो टॉपिक ना समझ में आ रहा उसके लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ही टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।